नमस्ते। कभी कभी ना अखबार की एक छोटी सी खबर एक ऐसी कहानी की शुरुआत कर देती है जो किसी के भी होश उड़ा सकती है। तो ये सिर्फ एक और भूत की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही भयानक पैरानॉर्मल घटना की, कह सकते हैं, एक दस्तावेजी जांच है। चलिए आज इस केस फाइल को मिलकर खोलते हैं। देखिए, यही वो हेडलाइन थी जिसने भारत के जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। अब उनके लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, नहीं, ये एक बुलावा था, एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाने के लिए वो दिल्ली से मुंबई तक खींचे चले आए। तो हुआ ये कि गौरव तिवारी ने दिल्ली से अगली ही फ्लाइट पकड़ी और सीधे पहुंच गए मुंबई के हॉकिंस हॉस्टल। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, उस घटना की तह तक जाना जिसके बारे में अखबार में छपा था। हॉस्टल पहुंचते ही उनकी मुलाकात हुई वार्डन गणपत काका से। वो एक डरे हुए, सहमे हुए बुजुर्ग थे जिनकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। काका उस कमरे को शापित मानते थे, लेकिन गौरव का मानना था कि शापित जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ नेगेटिव एनर्जी होती है जिसे समझा और हटाया जा सकता है। तो यहां दो बिल्कुल अलग नजरिए एक ही रहस्य के सामने खड़े थे। गणपत काका ने ना गौरव को रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने बताया कि उस हादसे के बाद एक तांत्रिक ने कमरा नंबर 306 को एक अभिमंत्रित धागे से बंद कर दिया है और उसने ये चेतावनी भी दी है कि जो कोई भी इसे तोड़ेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन गौरव तिवारी तो सच जानने आए थे। उन्होंने उस चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और कमरे का दरवाजा खोल दिया। अंदर घुसते ही एक अजीब सी सड़न और सीलन की बदबू ने उनका स्वागत किया। कमरा एकदम अंधेरा और पूरा बिखरा हुआ पड़ा था। गौरव ने तुरंत अपने उपकरण निकाले जो किसी भी पैरानॉर्मल जांच की, कह सकते हैं, बुनियाद होते हैं। सबसे पहले ईएमएफ मीटर। ये ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को पकड़ता है जिसे अक्सर आत्माओं की मौजूदगी से जोड़ा जाता है। फिर था इंफ्रारेड कैमरा, जो टेम्परेचर के उन बदलावों को देख सकता है जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। और आखिर में एक डिजिटल रिकॉर्डर, ताकि उन फुसफुसाहटों को भी पकड़ा जा सके जिन्हें हमारे कान सुन नहीं पाते। माहौल में ना एक अजीब सा तनाव था। गौरव ने अपनी भारी आवाज में सवाल पूछा। कुछ देर तक खामोशी, बिल्कुल सन्नाटा पसरा रहा। तभी उनकी नजर धूल से भरे एक पुराने आईने पर पड़ी और जैसे ही उन्होंने उसे साफ किया, आईने में एक परछाई दिखाई दी जो उनकी तो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन इससे पहले कि गौरव उस परछाई को ठीक से समझ पाते, दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी। आवाज इतनी तेज थी कि गौरव चौंक गए और जब उन्होंने पलटकर वापस आईने की तरफ देखा तो वो परछाई जा चुकी थी। एक हवलदार ने उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया और इस तरह उनकी पहली जांच अधूरी ही रह गई। गौरव जानते थे कि इस केस में कुछ और भी है, कुछ तो है जो छूट रहा है। तो उन्होंने जांच का अगला कदम उठाया, हमले के शिकार छात्र ईशान से मिलना, जो उस वक्त अस्पताल में भर्ती था। शायद असली कहानी तो वहीं से पता चलने वाली थी। अस्पताल में ईशान ने जो कुछ भी बताया, उसने केस की दिशा ही बदल कर रख दी। उसने बताया कि हमले से कुछ दिन पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पास की ही एक पहाड़ी पर ट्रेकिंग के लिए गया था और वहीं पर उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत और अनोखा पौधा देखा जिसे वो उखाड़कर अपने हॉस्टल के कमरे में ले आया था। और बस यही वो कड़ी थी जिसकी गौरव को तलाश थी। सोचिए, ईशान उस कमरे में 6 महीने से रह रहा था, लेकिन उसे कभी कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ था। सारी की सारी डरावनी घटनाएं उस पौधे के कमरे में आने के बाद ही शुरू हुईं। गौरव के दिमाग में एक विचार कौंधा, क्या हो अगर ये कोई आम हॉन्टिंग ना हो? क्या हो अगर ये ऊर्जा किसी चीज से बंधी हो, एक वस्तु, एक एंकर, और वो एंकर यही पौधा था। इस नई जानकारी के साथ गौरव एक बार फिर गणपत काका के साथ हॉस्टल के उसी कमरे में लौटे। लेकिन इस बार वो जानते थे कि उनका सामना किसी बेतरतीब ऊर्जा से नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज से होने वाला है जो जानबूझकर उस पौधे से जुड़ी हुई है। जैसे ही वो लोग कमरे में दाखिल हुए, हवा भारी और एकदम ठंडी लगने लगी। अचानक आईना चटकने की एक भयानक आवाज गूंजी और एक काले गाढ़े धुएं जैसी चीज निकली और सीधे गणपत काका के शरीर में समा गई। गणपत काका का शरीर एकदम अकड़ गया और जब उन्होंने आंखें खोलीं तो उनकी पुतलियां पूरी तरह से काली हो चुकी थीं। उनके चेहरे पर एक ऐसी विकृत मुस्कान थी जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी। वो अब गणपत काका नहीं थे। फिर उस सत्ता ने गणपत काका के मुंह से बोला। आवाज बहुत भारी और गूंजने वाली थी। उसने कहा, ये कमरा अब मेरा है।
अब ये साफ था कि उसने न सिर्फ कमरे पर बल्कि वार्डन पर भी कब्जा कर लिया था। उस एक पल में गौरव ने एक बड़ा दांव खेला। उन्होंने झटके से खिड़की के पास रखा वो गमला उठा लिया और उस सत्ता को धमकी दी कि अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ी तो वो उसे तोड़ देंगे। ये एक बिल्कुल सही अंदाजा था। उस सत्ता की काली आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया, क्योंकि गौरव ने उसके एंकर को, उसकी कमजोरी को पकड़ लिया था। गौरव की धमकी काम कर गई। वो काला धुआं गणपत काका के शरीर से एक झटके से बाहर निकला और कमरे के अंधेरे में कहीं गायब हो गया। काका बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। अब केस को हमेशा के लिए बंद करने का वक्त आ गया था। गौरव ने उस गमले को उठाया और काका के साथ हॉस्टल से बाहर निकल पड़े। वो सीधे उसी पहाड़ी पर गए जहां से ईशान ने वो पौधा उखाड़ा था। गौरव ने ईशान के बताए अनुसार वो जगह ढूंढ निकाली और बहुत ही सावधानी से उस पौधे को वापस उसी जगह पर लगा दिया, ठीक वैसे ही जैसे वो पहले था। पौधे को वापस लगाने के बाद गौरव की नजर जमीन पर जमी धूल पर गई। जब उन्होंने उसे हटाया तो नीचे की मिट्टी पर कुछ आकृतियां उभरी हुई थीं। एक गोल घेरे के अंदर त्रिकोण बने थे, कुछ अजीब से प्रतीक, और बीच में जली हुई राख के निशान भी थे। तब गौरव ने गणपत काका को समझाया, ये कोई साधारण श्राप नहीं था काका, ये एक तंत्र क्रिया थी, एक बहुत शक्तिशाली अनुष्ठान जिससे किसी आत्मा को एक वस्तु से बांध दिया जाता है। वो पौधा उस आत्मा का लंगर था। जब ईशान ने उसे उखाड़ा तो उसने अनजाने में उस बंधन को तोड़ दिया और उस आत्मा को आजाद कर दिया कि वो पौधे के साथ कहीं भी जा सके। उसे वापस यहीं रोपना ही उस बंधन को फिर से जोड़ने का एकमात्र तरीका था। पौधे को उसकी असली जगह पर वापस रखने के बाद हॉकिंस हॉस्टल में फिर कभी कोई पैरानॉर्मल गतिविधि नहीं हुई। कमरा नंबर 306 फिर से शांत हो गया, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो, और इस तरह ये केस बंद हो गया। लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। एक छोटा सा अनजान कदम कितनी बड़ी और कितनी खतरनाक चीजों को जन्म दे सकता है ना? ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी दुनिया में ऐसी चीजें भी होती हैं जिन्हें ना छेड़ना ही सबसे बेहतर होता है।